हेलो लिसनर्स, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है संगठन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरण यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अगर आप न्यू हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहें। आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, संगठन की परिभाषा यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं दो ऑथर की। इससे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो लिसनर्स, ये जो अंग्रेजी भाषा शब्द है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आप मीनिंग देह के ऐसे टुकड़े से लगा सकते हो, यानी कि देह का ऐसे टुकड़ा जो कि परस्पर इस प्रकार संबंधित है कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि हमने बायो में पढ़ा होगा, यानी बायोलॉजी में हमने पढ़ा है। लेकिन वाणिज्य की भाषा में यानी कॉमर्स की भाषा में संगठन क्या होता है? तो कॉमर्स की भाषा में संगठन विभिन्न विभागों यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की एक आर्ट है, यानी कि कला है। तो मतलब हम कोई भी काम करने से पहले, उससे पूर्व हम क्या करते हैं, उसका उचित संगठन मतलब बनाना आवश्यक होता है। यदि कोई भी व्यापारी है तो अपने व्यापार को अगर उसको अच्छे ढंग से चलाना होता है, तो उसे सफलता प्राप्त करनी होती है, तो वो क्या करेगा, वो पहले उस व्यापार को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उसे क्या करेगा, एक संगठन की उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए बोला गया है कि जो संगठन होती है एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। तो इसका परिभाषा जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। सबसे पहला जो दिया हुआ है GE मिलवर्ड का, यानी कि GE मिलवर्ड ने क्या कहा है अपनी डेफिनेशन में कि कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। यानी कि कार्य और कर्मचारी यानी कि जो भी आपका वर्क है और जो इम्प्लॉय हैं, उनका जो अगर ग्रुपिंग्स होती है जहाँ पर, यानी कि इम्प्लॉय होंगे तभी तो काम करेंगे, तो उनका जो संबंध होता है उसी को हम संगठन कहते हैं। यानी कि ये दोनों मिलकर के ही चीज संगठन बनाते हैं। तो ये GE मिलवर्ड के अनुसार कही गई डेफिनेशन है। लिसनर्स, ये सबसे छोटी डेफिनेशन थी, तो मैंने सोचा आपको प्रोवाइड कर दूं। दूसरा है मैकफार्लैंड की। मैकफार्लैंड ने क्या कहा कि एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को ही संगठन कहते हैं। यानी कि बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति समूह के द्वारा, यानी कि उसमें ढेर सारे पर्सन्स होंगे, बहुत सारे पर्सन्स होंगे, और उनके द्वारा किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग इकट्ठा मिलजुल कर के काम करते हैं, उसी को संगठन कहते हैं। तो ये इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में बताई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो लिसनर्स, इसमें देख सकते हैं आप संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरण, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि 10 स्टेप्स की बात की है मैंने इसमें। तो लिसनर्स, जैसा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति बनाता ही इसलिए है कि उसको एक अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। तो इसी तरीके से तो इसमें भी क्या है कि संगठन का जो उद्देश्य होता है संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संगठन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है क्रियाओं का निर्धारण। यानी क्रियाओं का निर्धारण से मतलब है कि पहले तो आपने उद्देश्य को निर्धारण कर लिया, कि आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिया कि आप क्या करने वाले हो, किस चीज़ के लिए करने वाले हो। तो आप उसके बाद क्या करोगे, तो सबसे पहला कदम क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, उसको आप अचीव करने के लिए जो भी उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो भी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, उसका निर्धारण करोगे। फिर इसमें क्या होता है कि इसके लिए पहले हमें जो भी इससे रिलेटेड कार्य होंगे तो उसको हमको परिभाषित किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ भी हमें करना है, तो उससे रिलेटेड जो वर्क होगा वो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें करनी है। जैसे कि उसके मतलब जैसे कह सकते हो कि प्रत्येक कार्य को करने के बाद उसकी प्रकृति क्या है, उसका आकार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके साथ निहित उत्तरदायित्व को ध्यान देते हुए जो भी उससे उपक्रिया में विभाजित किया जाता है।
जिससे कार्य को सरलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। जैसे कि हम देखते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में बांटी जाती हैं चीज़ें ताकि सारी चीज़ें परफॉर्म हो सकें। नेक्स्ट है क्रियाओं का समूहीकरण। इसमें बोला गया है कि कार्य का जैसे ही डिवीजन हो जाता है और सरलीकरण हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है, उन्हें विभागीय रूप में समूहबद्ध किया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद बोला गया है कि इसके अंतर्गत समान प्रकार की क्रियाओं अथवा एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं का विभागों से समूहीकरण कर दिया जाता है। इसमें बोला गया है कि इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो भी एक तरीके की काम होता है या फिर एक दूसरे से रिलेटेड जो काम होता है, उनका जो डिपार्टमेंट होता है उनके डिपार्टमेंट को एक जगह कर दिया जाता है। जैसे कि आप स्कूल कॉलेजेस में भी देखते हो, जैसे कॉलेज की ही मान लो, तो जैसे कि कॉमर्स की फैकल्टी अलग होती है, साइंस की फैकल्टी अलग होती है। क्यों? क्योंकि एक जैसे कॉमर्स के सब कॉमर्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं तो एक जगह रहेंगे, मतलब एक उनका अपना डिपार्टमेंट रहता है। उसी तरीके से इसमें भी होता है। जैसे कि इसमें अगर मान ले तो श्रम सुरक्षा का अलग होगा, श्रम कल्याण का अलग होगा, श्रम संबंध का अलग होगा, मजदूरी भुगतान का अलग होगा, कर्मचारियों का चुनाव करने का प्रशिक्षण आदि, ये जो अलग अलग कार्य हैं, लेकिन इनको सेवा विभाग में समूहबद्ध किया जा सकता है, बोला गया है इसमें। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है व्यक्तियों में कार्य का बंटवारा। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि कर्मचारी में कार्य का बंटवारा बहुत ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि काम के जब भी हम क्या करते हैं कि बांटने का कार्य करते हैं, इसमें ये है कि जब भी हम काम के वितरण के आधार पर क्या करते हैं, जो भी उससे रिलेटेड व्यक्ति होते हैं उनके योग्यता, अनुभव और चतुरता होनी चाहिए, यानी कि उनमें एबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जितने भी कर्मचारी का जो निश्चित उत्तरदायित्व होता है, एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से क्या होती है कि इनमें कार्यगति बढ़ती है और इनके उपक्रम में अनुशासन का विकास होने में सफलता मिलती है, यानी कि डिसिप्लिन का ग्रोथ होने में इनको सफलता मिलती है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हैं लिसनर्स, अधिकार का सौंपा जाना, यानी कि इसमें क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको आवश्यक जो भी मतलब पावर देनी होती है कि ताकि वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा सकें। अगर मान लीजिए हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि आपको ये काम करना है और आपको पावर दे ही ना, तो आप नहीं कर सकते वो काम, और सिर्फ पावर ही दे दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए उनको अधिकार के साथ साथ उनको उत्तरदायित्व भी दिया जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण का विस्तार। इसमें बताया गया है कि संगठन में नियंत्रण का जो विस्तार है उचित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नियंत्रण का जो क्षेत्र है, यानी कि कंट्रोल का जो क्षेत्र है, ना तो आवश्यक रूप से ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा सीमित होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आप जैसा कि देख रहे हैं लिसनर्स, नेक्स्ट है कि प्रभावी संचार व्यवस्था, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पारस्परिक संबंधों का एक जाल होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें संबंधों को इसमें मधुर बनाए रखने के लिए, यानी कि अच्छा बनाए रखने के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है यानी कि आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका है कार्य के लिए उचित वातावरण। जाहिर सी बात है कि जिस जगह पर भी आप काम करें तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट हो वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है लोच का मतलब ये है कि जो संगठन निर्माता है उसको ना केवल आज या कल के लिए ही निर्माण करना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे क्लेवर का निर्माण करना चाहिए जो कि वर्षों तक चल सके। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि जो भी मतलब काम करे तो उसका जो बेनिफिट है हमें लंबे समय तक मिले। नेक्स्ट है संतुलन, यानी कि समन्वय या संतुलन कह सकते हैं आप, कि किसी भी उपक्रम में संगठन की जब स्थापना की दिशा में जो भी उठाए जाने वाला अंतिम कदम होता है विभिन्न विभागों द्वारा, उप विभागों द्वारा, समूहों एवं व्यक्तियों की क्रियाओं के मध्य, तो उसमें समन्वय और संतुलन की स्थापना किया जाना है। नेक्स्ट है आपका कुशल प्रबंध, यानी कि ये लास्ट है इसका। इसमें बताया गया है कि समस्त उपलब्ध मानव शक्ति का प्रबंध इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे उसकी कार्यकुशलता बढ़े, क्योंकि उसकी अगर मतलब इसमें बोला गया क्योंकि अधिक कार्यकुशलता होने पर ही औद्योगिक इकाई सफलता प्राप्त करती है। इसके लिए यह जरूरी होता है कि एक उदार सेवा वर्गीय नीति अपनाई जाए, है ना। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें बताई गई है। और इसमें ये भी बोला गया है कि अगर एक अच्छी पॉलिसी अपनाई जाएगी तो उससे जितने भी कर्मचारी के जो संघर्ष हैं, द्वेष हैं और दबाव की भावनाओं से वो मुक्त होकर अपने पूरे मतलब लगन से वो कर पाएंगे।
तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है। आज के लिए लिसनर्स बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थैंक यू सो मच।